कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज की प्रातःकालीन सभा में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज आपकी मुलाकात कराएंगे एक सफल बागवान से। पिछले दिनों कृषि के क्षेत्र में क्या कुछ नए अनुसंधान हुए हैं, क्या कुछ नई जानकारी है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खबरें खेती से। चालू सीजन में मोटे अनाजों के रिकॉर्ड उत्पादन की संभावना। प्याज की कमी को पूरा करने में जल्द समर्थ होगा पश्चिम बंगाल। मसालों का निर्यात 10,500 करोड़ रुपए के पार। और बागवान भाइयों के लिए अच्छी खबर, गुट्टी पद्धति से पौध तैयार। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं पूर्णिमा भटनागर। अब खबरें विस्तार से। इस साल मौसम की मेहरबानी से देश में मोटे अनाजों के रिकॉर्ड उत्पादन की संभावना है। कृषि मंत्रालय के अनुमान के अनुसार वर्ष 2013-14 के दौरान भारत में मोटे अनाजों का कुल उत्पादन करीब 42.68 मिलियन टन होने की संभावना है। किसान भाइयों, देश में इस साल किसानों पर मौसम काफी मेहरबान रहा है, जिससे देश भर में फसलों का बुआई क्षेत्रफल काफी बढ़ा। बुआई क्षेत्रफल में इजाफा होने से इस साल देश में मोटे अनाजों के रिकॉर्ड उत्पादन की संभावना है। कृषि मंत्रालय के अनुमान के अनुसार वर्ष 2013-14 के दौरान भारत में मोटे अनाजों का कुल उत्पादन करीब 42.68 मिलियन टन होने की संभावना है। कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार पिछले साल करीब 40.04 मिलियन टन मोटे अनाजों का उत्पादन हुआ था। कृषि मंत्रालय के अनुसार चालू वर्ष में मोटे अनाजों का यह उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में करीब 2.6 मिलियन टन अधिक है। मंत्रालय के अनुमान के अनुसार इस साल धान का उत्पादन 106.29 मिलियन टन और गेहूं का उत्पादन 95.85 मिलियन टन होने की संभावना है। देश में इस साल धान और गेहूं का ये रिकॉर्ड उत्पादन है। दलहनी सहित अन्य फसलों के उत्पादन में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। सिर्फ रबी सीजन में प्याज उत्पादन करने वाले पश्चिम बंगाल ने पिछले साल से खरीफ सीजन में भी प्याज उत्पादन शुरू किया है। खरीफ सीजन में प्याज उत्पादन करने से पश्चिम बंगाल प्याज की कमी को पूरा करने में समर्थ हो जाएगा। पश्चिम बंगाल ने पिछले साल से खरीफ सीजन में प्याज उत्पादन शुरू किया है। स्टेट हॉर्टिकल्चर विभाग के डायरेक्टर पीयूष कांति ने इस बारे में बताया कि सिर्फ रबी सीजन में प्याज उत्पादन करने वाले पश्चिम बंगाल में खरीफ सीजन में नेशनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन यानी NHRDF के सहयोग से प्याज उत्पादन किया जा रहा है। 3 साल पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये योजना चलाई गई थी, जो सफल रही। इसलिए पिछले सीजन में बांकुरा, पुरुलिया, पश्चिमी मिदनापुर, बीरभूमि, मुर्शिदाबाद, नाडिया, 24 परगना और हुगली के 600 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ सीजन का प्याज उत्पादन शुरू किया गया। NHRDF के डायरेक्टर डॉक्टर RP गुप्ता ने प्रोजेक्ट को सफल बताते हुए कहा कि खरीफ सीजन में प्याज उगाने से पश्चिम बंगाल अगले कुछ सालों में अपनी मांग को पूरा करने में समर्थ हो जाएगा। किसान भाइयों, विश्व बाजार में भारतीय मसालों ने धूम मचा रखी है। यही कारण है वित्तीय वर्ष 2013-14 में भारतीय मसालों का निर्यात 10,500 करोड़ रुपए को पार कर गया है। उत्तम क्वालिटी के कारण विश्व में भारतीय मसालों की जबरदस्त मांग है। गुणवत्ता के कारण विश्व बाजार में भारतीय मसालों की मांग बनी हुई है। भारतीय मसाला बोर्ड के अध्यक्ष A जयतिलक ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष 2012-13 में भारतीय मसाले का निर्यात करीब 10,000 करोड़ रुपए का हुआ था। श्री जयतिलक ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में निर्यात करीब 5% बढ़ा है। इस बार भारत में मिंट, मिर्च, इलायची, हल्दी, सरसों, अजवाइन, पीपर आदि का भारी मात्रा में निर्यात हुआ है। उन्होंने कहा कि मांग को देखते हुए आगामी सालों में भारतीय मसालों का निर्यात और बढ़ेगा। समय की बचत को ध्यान में रखते हुए आजकल कई सफल किसान गुट्टी पद्धति से पौध तैयार कर समय और धन की बचत कर रहे हैं। इस पद्धति द्वारा एक समय में एक पेड़ से सैकड़ों पौधे तैयार कर सकते हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए युवा सफल बागवान वसीम खान यूं बता रहे हैं। आपने देखा होगा कि गांवों के अंदर जगह जगह जो है वो पिलखन के और बड़ के पौधे खड़े होते हैं। उसमें हम हज़ारों की तादाद में
जो है गुट्टियाँ तैयार कर सकते हैं, जिससे हमारी इनकम जो है वो बढ़ सकती है। और गुट्टियाँ जो बांधी जाती हैं वो गुट्टियाँ इससे मॉस ग्रास आती है, मॉस ग्रास के ज़रिए हम गुट्टियाँ बांध सकते हैं और उसके ऊपर जो है वो पॉलीथीन लगा देते हैं ताकि उसके अंदर बारिश अगर हो तो बारिश से कोई उसको नुकसान ना पहुंचे। और हम दोनों साइड उसका मुंह ऐसे बांधेंगे मॉस ग्रास लगा करके ताकि उसमें हवा भी ना जाए और पानी में ना जाए, जिससे गुट्टियाँ ख़राब ना हों और आसानी से उसमें जड़ें आ जाएं। 15-20 गुट्टियाँ बांधने के 15-20 दिन के बाद जड़ें आना शुरू हो जाती हैं और जड़ें आने के बाद उसके पीछे की साइड से हम जो है गुट्टियों को काट देते हैं और गुट्टियाँ काट करके फिर वो ज़मीन में या जैसे चाहें हम लगा सकते हैं। इस तरह से हम हज़ारों की तादाद में जो है वो पेड़ तैयार कर सकते हैं। एक पेड़ से हज़ारों पेड़ तैयार कर सकते हैं, जिसको हम मार्केट में बेच सकते हैं और हमारी इनकम जो है वो बढ़ सकती है। मौसम में अब गर्माहट आ चुकी है और ये फसलों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। तो आइए लेते हैं मौसम की जानकारी और मौसम के अनुसार किसानों के लिए कृषि सलाह। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पश्चिमी हिमालय के कुछ क्षेत्रों में गरज के साथ बरसात होने की उम्मीद है। इसी तरह पूर्वोत्तर के राज्यों मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड के कुछ इलाकों और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ हिस्सों के अलावा पश्चिमोत्तर भारत के कई इलाकों में अगले 24 घंटे में गरज के साथ बरसात हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कई इलाकों में बरसात होने की उम्मीद है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के इलाकों के तापमान में मामूली परिवर्तन आने की उम्मीद है। देश के अन्य हिस्सों में मौसम सूखा रहने की संभावना है। मौसम के मिजाज को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे मौसम शुष्क रहने की संभावना को ध्यान में रखते हुए बैंगन, टमाटर सहित अन्य सब्जियों में हल्की सिंचाई करें। सिंचाई सुबह या शाम के समय ही करें। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। आइए अब देश की विभिन्न मंडियों में जिंसों के भावों की जानकारी लेते हैं, क्योंकि मंडियों में चल रहे दाम की सही जानकारी ही किसानों को उनकी मेहनत का सही दाम दिलवाएगी। आइए एक नजर डालते हैं खरीफ फसलों के 2013-14 के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। धान कॉमन 1310 रुपए प्रति क्विंटल, धान ग्रेड ए 1345 रुपए प्रति क्विंटल, ज्वार हाइब्रिड 1500 रुपए प्रति क्विंटल, ज्वार मलडंडी 1520 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा 1250 रुपए प्रति क्विंटल, मक्का 1310 रुपए प्रति क्विंटल, रागी 1500 रुपए प्रति क्विंटल, अरहर 4300 रुपए प्रति क्विंटल, मूंग दाल 4500 रुपए प्रति क्विंटल, उड़द 4300 रुपए प्रति क्विंटल, कपास मध्यम स्टेपल 3700 रुपए प्रति क्विंटल, कपास लंबा स्टेपल 4000 रुपए प्रति क्विंटल, मूंगफली 4000 रुपए प्रति क्विंटल, सूरजमुखी 3700 रुपए प्रति क्विंटल, सोयाबीन काली 2500 रुपए प्रति क्विंटल, सोयाबीन पीली 2560 रुपए प्रति क्विंटल, तिल 4500 रुपए प्रति क्विंटल, राम तिल 3500 रुपए प्रति क्विंटल। अन्य फसलों के 2013-14 के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक नजर। नारियल मिलिंग 5250 रुपए प्रति क्विंटल,
नारियल कोपरा बॉल 5,500 रुपए प्रति क्विंटल, सूखा नारियल 1,425 रुपए प्रति क्विंटल, जूट 2,300 रुपए प्रति क्विंटल। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, फलों में राजा है आम। और जब आम की बात आती है तो मुंह में पानी आ जाता है। बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिकता से भरपूर होता है। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय बाजार में आम आ रहा है, लीची आ रही है, आड़ू आ रहा है, और वह साथ साथ नाशपाती भी आ रही है कहीं कहीं। लेकिन आज हम बात करेंगे उत्तरी भारत में, यानी कि विशेषकर उत्तर प्रदेश में, जहां आम और लीची और आड़ू आने में अभी 15-20 दिन लग सकते हैं। किस तरह की देखभाल करनी है, क्या सावधानियां बरतनी है, कोई बीमारी तो नहीं है। आइए इन सब बातों की जानकारी के लिए आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के गांव शाहजहाँपुर में। और हमारे साथ हैं एक युवा बागवान श्री नदीम खान भाई। नदीम जी, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नदीम भाई, इस समय हम आपके बाग में हैं और आपके यहाँ पे आम भी है, लीची भी है, आड़ू भी है और नाशपाती भी लग रही है। अब शुरुआत करते हैं हम आम के। इस समय आम लग रहा है, काफ़ी बड़ा होने जा रहा है और 15-20 दिन 25 दिन में ये पकने की स्थिति में होगा। तो इस समय क्या कुछ देखभाल करें जिससे कि हमारे आम अच्छी तरह हमारे किसान भाई उसका फ़ायदा उठा सकें? सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। देखिए, ये गांव हमारा फलपट्टी के तौर पे जाना जाता है। यहाँ आम, नाशपाती, आड़ू और लीची काफ़ी अच्छी हो रही है और काफ़ी समय से हो रही है। यहाँ का ख़ास फल वैसे तो आम है। अब इस वक्त आम अच्छा मोटा होना शुरू हो गया है, तो इस वक्त भी एक बीमारी का ख़तरा रहता है। एक गिंडार होती है जो कि इस वक्त लग जाती है। किसान भाई इस वक्त भी ध्यान रखें। मार्केट में हुपर से लेकर कड़ी कीड़े से लेकर और इस गिंडार लगने तक तरह तरह की दवाएं और अच्छी असर करने वाली दवाएं मौजूद हैं। तो किसान भाइयों को उन दवाओं का उनका स्प्रे करना चाहिए और जो है बंदों को तोड़कर पेड़ों को फ्रेश रखना चाहिए। तो इस तरह किसान बड़ी अच्छी फसल ले पाएंगे। अब हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में आम आने में जो है अभी कुछ दिन बाकी हैं। हमारे यहाँ आम जो है 15 जून के बाद शुरू हो जाता है। तो एक और ख़ास चीज़ बड़ी ध्यान में रखनी है कि बागों को जुतवाइए और उनमें खरपतवार मत होने दीजिए। दूसरा ये कि पानी का बहुत ध्यान रखना है। आपको बाग में कम से कम इस बीच जब से मॉल निकलेगा और ये आम बनेगा, कम से कम 3-4 पानी बाग को ज़रूर देने चाहिए। तो उससे ये, क्योंकि फुटेर का भी ज़माना होता है, तो अगली फसल के लिए आम जो है वो अच्छी फुटेर भी लेगा और आमों को भी फ़ायदा होगा। आम भी उससे जो है सेहतमंद बनेंगे। नदीम भाई, ये तो आपने आम के बारे में बताया कि भाई किस तरह पानी लगाते रहें, अगर कोई गिंडार लग जाए उस पर दवा लगा दें। लेकिन हमारे इस क्षेत्र में लीची भी काफ़ी है जो भी 15-20 दिन बाद आएगी। तो उसमें क्या कुछ काम करें, क्या कुछ सावधानियाँ बरतें जिससे कि हमारी लीची बढ़िया और अच्छे पैसे दिलाए? पुराने तो हमारे आमों के बागात लगे हुए हैं, लेकिन हमने लीची भी लगाकर अपने अब यहाँ देखी जो कि बड़ी कामयाब हुई। क्योंकि मौसम थोड़ा बदलता जा रहा है। पहले लीची और पहले क्या, अभी भी मुजफ्फरपुर में बड़ी अच्छी लीची होती है, लेकिन हम लोगों ने लीची अपने यहाँ लगाकर देखी तो हमारे यहाँ भी बहुत शानदार लीची हुई और बड़ी अच्छी फलत भी उसने हमें दी। तो हमारे यहाँ किसानों का रुझान आमों के साथ साथ लीची की तरफ भी गया और लीची के बड़े अच्छे नए बाग डेवलप हमारे यहाँ हो रहे हैं और बड़ी अच्छी लीची जो है यहाँ किसानों को आमदनी दे रही है। अच्छा, लीची में मैं एक बात और बताऊँ कि आम के मुकाबले में बहुत कम बीमारी लगती है और लीची जो है हर साल तकरीबन अच्छी फलत देती है।
लेकिन किसान भाइयों को मैं यहाँ एक बात और बताना चाहूँगा कि जब लीची की तुड़ाई का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है इसमें। जब लीची किसान तोड़ता है तो उसको उसकी ब्रांचेज ज़रूर मतलब तोड़ देनी चाहिए ताकि वो अगले साल के लिए नई फुटेर लेकर आए, क्योंकि लीची की ये खासियत है कि नई फुटेर जब निकलेगी और पेड़ जो है अगली दफ़ा के लिए लीची के लिए तैयार हो जाएगा। तो लीची तोड़ने का ख़ास तरीका है कि उसको मोटी डंडी पर से तोड़ना है ताकि वो फुटेर लेके और फिर वो जो है पेड़ अच्छा बन जाए। नदीम भाई, ये तो रही लीची की बात, लेकिन इस समय आड़ू भी कुछ ऐसी किस्में हैं जो बाज़ार में भी आ रही हैं और अभी कुछ तैयार हो जाएगी, 10-15 दिन में बाद में आएंगी। तो आड़ू की क्या कुछ देखभाल करें? हमारे इस ज़िला मेरठ में किसान अक्सर ये करता है कि जब आम का बाग लगाता है तो आम का क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा होता है और आड़ू के लिए डिस्टेंस कम चाहिए, तो किसान उसका डबल फ़ायदा लेने के लिए या तो अमरूद की उसमें फसल लेता है या आड़ू की लेता है। लेकिन हमारे यहाँ आमतौर से किसान आड़ू की फसल लेना पसंद करते हैं और हमारे यहाँ बड़ा कामयाब भी है आड़ू। यहाँ बड़ा अच्छा आड़ू होता है। हमारे यहाँ 3-4 किस्में आड़ू की हैं, 1-2 तो इनमें अर्ली हैं, 1-2 इनमें थोड़ी 1 महीने बाद आती हैं। तो अर्ली जो फसलें हैं वो प्रभात है, शान पंजाब है, जो कि किसान को ऐसे वक्त में आमदनी देती हैं जब कोई उसके पास आमदनी का ज़रिया नहीं होता। और उसके 1 महीने के बाद जो है फिर शरबती आड़ू शुरू होता है और सफ़ेदा आड़ू शुरू होता है। तो ये उस वक्त फिर आमों से पहले की आमदनी की बात बता रहा हूँ कि आम की फसल आने से पहले किसान आड़ू और नाशपाती से फ़ायदा उठाता है। इसके अलावा नाशपाती भी हमारे किसान भाई आजकल काफ़ी लगाना शुरू कर रहे हैं, खासकर बाग के चारों तरफ भी लगा देते हैं, कुछ बीच में भी लगा देते हैं जिससे अतिरिक्त आमदनी वो बढ़ा सके। तो नाशपाती में क्या कुछ करना चाहिए? नाशपाती में भी बहुत ज़्यादा बीमारी नहीं लगती। किसान भाइयों को मैं मशवरा दूंगा कि वो जिस वक्त आम का बाग लगाएं तो उसके चारों तरफ, आम के बाग के चारों तरफ नाशपाती लगा दें, बीच में भी लगा सकते हैं। तो हमारे पास कई ऑप्शन हैं। जो किसान भाई आम का बाग लगाना चाहते हैं उनके पास कई ऑप्शन मौजूद हैं कि वो आम की आमदनी से पहले और भी उस खेत से आमदनी लें। सबसे पहले या तो आप अमरूद लगा सकते हैं, अमरूद नहीं लगाना चाहते तो आप आड़ू लगा सकते हैं, आड़ू नहीं लगाना चाहते तो आप नाशपाती लगा सकते हैं। अब ये हमें देखना होगा कि हमारी ज़मीन जो है आड़ू को अच्छा पकड़ रही है या अमरूद को अच्छा पकड़ रही है। वैसे तो ये तीनों ही चीज़ें जो मैंने बताई कि ये अच्छी हमारे यहाँ होती हैं यहाँ ज़िला मेरठ में, लेकिन देखना ये है कि इनमें से आमदनी कौन सी चीज़ ज़्यादा देगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि आमदनी के लिहाज से आड़ू जो है वो इन दोनों चीज़ों पर, नाशपाती और अमरूद पर भारी पड़ जाता है और एक अच्छी आमदनी देता है। नदीम भाई, आपने आम के बारे में बताया, लीची के बारे में भी, आड़ू के बारे में और नाशपाती के बारे में। बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं जो विविधीकरण अपनाना चाहते हैं, यानी कि बाग लगाना भी चाहते हैं, तो उन्हें क्या कुछ सावधानियां बरतें, क्या अभी से तैयारी करें जिससे कि वो समय आने पे, यानी कि 1 महीने बाद भी वो बाग लगाने की तैयारी करके, यानी कि जुलाई में शुरू हो जाता है बाग लगना, तो अभी से किस तरह की तैयारी हमारे खासकर किसान भाई करें? देखिए, जो किसान भाई नया आम का बाग लगाना चाहते हैं उसके लिए सबसे अच्छा टाइम तो जुलाई है। जब बारिशें गिरने लगती हैं तो उस वक्त जो है बाग लगाना बहुत फ़ायदेमंद होता है। किसान भाइयों से मैं कहूँगा कि वो कम से कम 10-15 दिन पहले आमों के लिए खड्डे खोद कर रखें। 15 जून के बाद अपने खड्डे वड्डे खोद कर जो है 3x3 के खड्डे खोद लें या 2x2 के भी खोद सकते हैं और उसकी मिट्टी में अच्छी तरह से गला सड़ा हुआ खाद मिलाकर और उसको तैयार रखें। और जैसे ही बारिशों के गिरने का सिलसिला शुरू हो जाए तो वो अच्छी जगह से कलमे लेके और उसमें बाग लगाएं, तो बाग जुलाई में बारिशों में सेट हो जाएगा और बहुत अच्छा चलेगा। अगर वहाँ उनके खेत में दीमक है तो दीमक का ट्रीटमेंट कर लें और बाकी जो है जिस वक्त जुलाई का मौसम आएगा और बारिशें गिरने लगेंगी उस वक्त आम लगाना बहुत लाभदायक होता है। पेड़ों में कैजुअलिटी भी कम होती है। और यहाँ मैं किसान भाइयों को एक और बात कहना चाहूँगा कि
कि जो किसान भाई आम का बाग लगाना चाहते हैं, देखिए ये बड़ा लंबा प्रोसेस है। जब आप आम लगाएंगे तो कम से कम 10 साल बाद वो फल देता है। लिहाजा किसान भाइयों को चाहिए कि वो किसी अच्छी नर्सरी से, अच्छी पौधशाला से आमों के कलमों को लें, ताकि उन्हें 5-6 साल बाद जब उस पर फल आए तो पछताना ना पड़े। तो इस बात का भी किसान भाई ध्यान रखें कि अच्छी जगह से आमों की कलमें लें, और ये भी सर्वे करें कि जहाँ वो बाग लगाना चाहते हैं वहाँ पर कौन सी आम की वैरायटी ज़्यादा फल देती है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि बहुत सारी ज़मीनों में, बहुत सारे इलाकों में कहीं तो दशहरी ज़्यादा अच्छी फलती है, कहीं लंगड़ा ज़्यादा अच्छा फलता है, कहीं चौसा ज़्यादा अच्छा आता है। क्योंकि ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं हमारे ज़िला मेरठ में जो किसानों को ज़्यादा आमदनी देती हैं, लिहाजा इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। नदीम भाई, आपने खासकर हमारे जो नए बागवान लगाना चाहते हैं, बाग लगाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा सुझाव दिया। कभी से तैयारी कर लें, क्योंकि पहले से तैयारी करके अगर बाग लगाएंगे तो बाग भी आसानी से लग सकता है। और बाग के साथ साथ आपने आम के बारे में, लीची के बारे में, आड़ू के बारे में बताया। इन सब बातों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी आपने जाना किस तरह आप अपने आम की देखभाल कर सकते हैं, लीची की देखभाल कर सकते हैं, नाशपाती की देखभाल कर सकते हैं और आड़ू की देखभाल कर सकते हैं। और ख़ासकर नदीम भाई ने बताया कि नए बाग लगाने से पहले किस तरह की सावधानी आपको बरतनी है। किसान भाइयों, जो भी हमारे इस साल किसान भाई बाग लगाना चाहते हैं, ज़रूर है आपके अपने पास के कृषि विज्ञान केंद्र में जा सकते हैं, और जो ज़िले में बागवानी विभाग होता है वहाँ जाके संपर्क कर सकते हैं। और अच्छी किस्म के पौधे लेना बहुत ज़रूरी है, और रसीद लेना भी ना भूलें, क्योंकि आम या कोई फल लगाएं वो काफ़ी दिनों के लिए लगता है और बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। तो आप फ़ायदा उठा सकते हैं, जो भी आपके लिए जानकारी है। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd, और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। किसान भाइयों, हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से समय समय पर अलग अलग आपको जानकारी पहुंचाते रहे, जिससे आप अपनी खेती से अधिक आमदनी कमा सकें। कल का जो हमारा कार्यक्रम रहेगा, जैसा कि आप जानते हैं, शुक्रवार का दिन आपका दिन होता है। विशेषकर आपकी चिट्ठी, जो आप चिट्ठी भेजते हैं, जो आपके सुझाव होते हैं, उनके उत्तर हमारे वैज्ञानिक देते हैं। इसी के साथ विदा चाहते हैं, फिर मिलेंगे ढेर सारी जानकारी के साथ। सब भाई बहनों को